Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, और today's topic is the antenatal advices. जैसा कि आपको पता है, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द एंटीनेटल केयर. हमने बात की थी एंटीनेटल केयर के बारे में, जो कि प्रोवाइड कराई जाती है टू ए प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जब एक जो लेडी है वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और ऑनसेट ऑफ लेबर के शुरू होने तक की जो केयर होती है उसे हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर. फिर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ विजिट, जिसमें मैंने आपको बताया था 12 वीक, 20 वीक, 32 वीक एंड 36 वीक पे हम जो 4 एनसी के जो केयर है वो तो प्रोवाइड करवाते हैं. तो जो हम एनसी केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज द एंटीनेटल एडवाइजेज. कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो हमारे पास आ रही है फॉर द एनसी चेकअप, तो हमें उसे कौन कौन सी एडवाइस है जो देनी चाहिए. मैंने कुछ जो एडवाइस है वो यहाँ पे लिख रखी है, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे. फर्स्ट वन इज द रेस्ट एंड एक्सरसाइज. जो भी एनसी हमारे पास आ रही है उसे हम एडवाइस करते हैं फॉर व्हाट, टू रेस्ट एंड एक्सरसाइज. अब इसमें ये आता है कि हम उसे एडवाइस करते हैं कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको जो है रेस्ट की नीड है, और इस रेस्ट के साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी होती है. एक्सरसाइज में बेटा जो आता है वो आता है कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो बेस्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि पूछे यदि बेस्ट एक्सरसाइज पूछे और हम करते कौन सी हैं, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. मैं आपको समझाता हूं कि जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी ये होती है स्विमिंग. लेकिन हमें पता है कि जो स्विमिंग है ये सभी जो एनसी है वो नहीं कर सकती है. जो हमारा इंडियन कल्चर है इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो नॉर्मली सभी के पास जो स्विमिंग है ये एक्सरसाइज करने की जो फैसिलिटीज है ये अवेलेबल नहीं होती है. इसलिए हमने लेके चला आइडियली कि यदि आप ये नहीं कर पाते तो आप ये कर लो तो भी आपकी जो एक्सरसाइज है वो जो है वो आपकी वेलबींग करवा सकती है. तो जो आइडियली एक्सरसाइज मानते हैं डेट इज द सिंपल वॉकिंग. आपको सिर्फ सिंपल वॉकिंग करनी है और इसके साथ में आपको रेस्ट करना है एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स पर डे. एक दिन में आपको 8 से 12 घंटे की प्रॉपर स्लीपिंग करनी है. और ये जो 8 है इससे आपको 12 लेके जाना है. जैसे जैसे आपका जो भी प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज होता जाता है, उसके साथ में आपको जो स्लीपिंग आवर्स है उन्हें भी आपको इंक्रीज करना है. तो फर्स्ट हमने बात की अबाउट द रेस्ट एंड एक्सरसाइज. नेक्स्ट वन इज द पर्सनल हाइजीन. खुद की साफ सफाई के बारे में भी हमें उस एएनसी को एडवाइज करना है, बिकॉज सी इज अनअवेयर अबाउट द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द अनहाइजीनिक कंडीशन. उसे नहीं पता है कि यदि वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहेगी तो उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. उसे इन्फेक्शन हो सकता है, उसे कैंडिडियासिस हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है. तो स्पेशल अटेंशन होना चाहिए हमारा फॉर दी हाइजीन, वो भी पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन में आपको पता है कि उसे बोलना है कि आपको डेली बात करनी है विद द वार्म वाटर. वार्म वाटर से बात करोगे तो आपकी जो बॉडी वो भी रिलैक्स हो जाएगी. इसके साथ में आपको बताना है कि जो पर्सनल हाइजीन है आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है आपके जो भी एक तो ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी की आपको जो है पर्सनल केयर, जो पर्सनल हाइजीन उसे मेंटेन करके रखना है. आपको डेली ब्रश करना है ताकि जो प्रेग्नेंट लेडी फील कर सके फ्रेशनेस. और आपको पता है यदि रोजाना ब्रश वगैरह करते हैं उससे जो एपेटाइट होती है, जो भूख होती है वो भी बढ़ती है. जो एक्जिलरी एरिया होते हैं, जो भी हमारे जेनेटल एरिया, इनकी भी आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ताकि किसी भी एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन डेवलप ना हो सके. नेक्स्ट वन इज द क्लोथिंग. कि जो भी हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी आई है उसे हम बताएंगे कि आपको किस टाइप के कपड़े
पहनने हैं। तो क्लोथिंग में हमें बताना है उसे कि आपको हमेशा लूज क्लॉथ्स पहनने हैं ड्यूरिंग योर एएनसी पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड, क्योंकि जो लूज क्लॉथ है उसके अंदर वो कंफर्टेबल फील कर पाएगी। और आपको पता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, फंडल हाइट बढ़ती है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो भी उसके अंदर आती है। यदि वो लूज कपड़े पहनेगी तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और एकदम वो कंफर्ट फील करेगी। और जो भी टाइट क्लोथिंग्स है, जो भी जींस वगैरह है, उन्हें आपको अवॉइड करना है ताकि आप एक कंफर्ट फील कर सको। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के अंदर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग हमें उसे बताना है कि यदि आप कहीं पे भी जाएं तो उसकी आपके पास में एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए। आपको उस ट्रिप के बारे में, यदि आप कोई ट्रिप कर रहे हैं, यदि ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको प्री प्लान करना चाहिए, पहले से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और यदि कोई लेडी जिसके पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज की हमें हिस्ट्री मिलती है तो हम उसे बोलेंगे कि आपको अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवलिंग। और ऐसी लेडी जिसके जो 36 वीक हो चुका है, या तो जो उसका टाइम पीरियड है, या फिर 6 वीक बिफोर द डिलीवरी, जो उसकी ईडीडी है उसके 6 वीक पहले से वो ट्रैवलिंग को अवॉइड कर दे। क्या पता उसके अंदर प्रीटर्म लेबर हो जाए। तो हमें उसे एडवाइज करना है कि आपकी जो ईडीडी है उससे 6 वीक पहले आप जो ट्रैवलिंग वगैरह है उसे अवॉइड करें। यदि कर रहे हैं तो प्री प्लानिंग के साथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस आपको जब मैं पढ़ाऊंगा साइन ऑफ प्रेगनेंसी या चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल से बताऊंगा। ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में एक लेडीज है उसके मन में कई भ्रांति आती है, स्पेशली ए लेडी वो जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई, दैट इज द प्राइमी ग्रेविड। यदि कोई लेडी प्राइमी ग्रेविड है तो उसके अंदर ब्रेस्ट चेंजेस की काउंसलिंग करना आपकी सबसे एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज शी इज अनअवेयर अबाउट दी ब्रेस्ट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसे नहीं पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि जो सेकेंडरी एरियोला होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सेकेंडरी एरियोला डेवलप होना चालू हो जाता है। जो मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स होती है उनका डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। इनके बारे में आपको बताना है। और इसके साथ में एक चीज और जोड़नी है आपको कि जो ब्रेस्ट की मसाज है उसे आपको अवॉइड करना है, स्पेशली इन द 3rd ट्राइमेस्टर एंड 1st ट्राइमेस्टर। क्योंकि यदि कोई लेडीज ब्रेस्ट मसाज करती है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, यदि ब्रेस्ट की मसाज कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स होता है, दैट इज द फर्गसन रिफ्लेक्स। ये जो फर्गसन रिफ्लेक्स है इससे स्टिमुलेट कर देता है या इससे एक्टिव कर देता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये रिलीज हो जाता है। और आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी सर्विक्स डायलेशन, ये सर्विक्स का डायलेशन करवा देगा। और यदि कोई लेडीज जो कि 1st ट्राइमेस्टर में कर रही है तो उसके अंदर तो अबॉर्शन हो जाएगा। और यदि कोई 3rd ट्राइमेस्टर में कर रही है तो उसके अंदर प्री टर्म लेबर होने के जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं और ये करवा सकता है प्री टर्म लेबर। इसलिए मुझे एडवाइस करना है कि यू शुड अवॉइड द ब्रेस्ट मसाज ड्यूरिंग द 1st एंड लास्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि ये इट विल एक्टिवेट द फर्गसन रिफ्लेक्स। ये फर्गसन रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है और जैसे ही फर्गसन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होते हैं इट कॉज द प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, जिसके कारण जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका रिलीज होता है। अब जैसे ही बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा इट कॉज दी सर्विक्स डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन करवाएगा। और यदि 1st ट्राइमेस्टर में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होकर सर्विक्स का डायलेशन करवाता है तो इट में कॉज दी अबॉर्शन या मिसकैरेज। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो ये करवा सकता है प्री टर्म लेबर। तो ये थी कुछ एंटीनेटल एडवाइजेस। अब मैंने एक चीज छोड़ दी है, दैट इज द डाइट। डाइट के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि डाइट इज द स्पेशल पार्ट ऑफ द एनसी केयर। एनसी केयर के अंदर एक लेडीज को डाइट के बारे में अवेयर करना एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसके बारे में हम अलग से डिटेल से बात करेंगे। इसलिए जो मैंने आपको बताया, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, क्लोथिंग, ट्रैवलिंग एंड
ब्रेस्ट चेंजेस, ये एडवाइस आपको एक प्रेग्नेंट लेडी को देनी है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी डाइट, जो कि हम एक प्रेग्नेंट लेडीज को एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग द ANC पीरियड। अब हम बात करेंगे डाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू ए प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग द ANC पीरियड। ANC पीरियड के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडीज को जो डाइट है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैंने इसके एलिमेंट्स लिख दिए हैं, न्यूट्रिएंट्स लिख दिए हैं, कौन कौन सी डाइट हमें जो मॉडिफाई करनी पड़ती है। इसमें फर्स्ट आता है एनर्जी, प्रोटीन, फैट, आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड। मैं आपको डाइट बताने से पहले बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान टोटल वेट गेन होता है इन प्रेग्नेंट लेडी में, वो होता है टोटल वेट गेन कब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये होता है 11 से 12 किलो। 11 से 12 किलो वेट है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर गेन होता है ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में। जिसमें से जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये होता है ओनली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकंड के अंदर होता है ये 5 kg एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बेटा ये होता है 5 kg। इस हिसाब से जो वेट गेन है वो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, सेकंड में 5 kg एंड थर्ड में 5 kg। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट है ऑब्वियस सी बात है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं आपको जो बताऊंगा ये इसके बारे में अबाउट दी न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें प्रेगनेंसी के दौरान जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की। हमें पता है एनर्जी जो है हमारा जो डेली जो हमारी लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम बात करके चलें एक मॉडरेट वर्कर या एक सेडेंट्री वर्कर जो नॉर्मल अपने घर का काम करती है, हम यदि सेडेंट्री वर्कर की बात करके चलें तो उसे डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1900 किलो कैलोरी टू ए मोड सेडेंट्री वर्कर। एक लेडी जो कि अपने घर का छोटा मोटा काम करती है, जो अपनी डेली एक्टिविटीज वो करती है, वो इंक्लूड होती है द सेडेंट्री वर्कर। और यदि मॉडरेट वर्कर होती तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, ये हो जाती 2230। और यदि और भी ज्यादा काम करती, हार्ड वर्कर होती, बहुत ज्यादा काम करने वाली है, यदि कोई लेबर क्लास वगैरह से है तो उसके अंदर टोटल डेली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 2850 किलो कैलोरी। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट दी नॉन प्रेग्नेंट लेडी। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई भी प्रेग्नेंट होती है उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस बात को आपको नोट करना है, जो बढ़कर हो जाती है 300 से 350 किलो कैलोरी पर डे। 300 से 350 किलो कैलोरी हमें इसमें ऐड कर देनी होती है। यदि कोई लेडीज डेट इज द सेडेंट्री वर्कर, उसकी 1900 किलो कैलोरी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हमें 300 से 350, और इसमें भी यदि हम प्रायोरिटी दे तो 350 को देंगे, ये हमें ऐड कर देनी होती है। तो ये थी एनर्जी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। एक नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रेग्नेंट लेडी, ये होती है 45 ग्राम पर डे। या हम मानते हैं कि एक यदि वेट के हिसाब से माने तो 1 ग्राम पर केजी, तो 45 ग्राम पर डे ये रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। लेकिन जैसे ही ये लेडी प्रेग्नेंट होती है इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ये +23 ग्राम बढ़ जाती है पर डे। ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल लेडीज की प्रोटीन रिक्वायरमेंट दैट इज नॉन प्रेग्नेंट वो होती है 45 ग्राम पर डे। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती हो जाती है 23 ग्राम पर डे। और जब आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो लैक्टेशन पीरियड में होती है उस टाइम पे ये हो जाती है 13 to 19 ग्राम पर डे।
और यदि मैं आपको एनर्जी में बताना भूल गया, ये तो उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब वो लैक्टेशन करवाती है तो ये बढ़ जाती है, ये हो जाती है 520 से 600 किलो कैलोरी प्लस में हमें कर देनी, कब? ड्यूरिंग द लैक्टेशन इन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। प्रोटीन का मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल जो लेडी है दैट इज अ नॉन प्रेग्नेंट, उसके अंदर 45 ग्राम पर डे होती है। यदि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसके अंदर 23 ग्राम पर डे इन जो रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाती है, और ड्यूरिंग द लैक्टेशन की बढ़ जाती है 13 से 19 ग्राम पर डे हो जाती है। फैट की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यदि एक प्रेग्नेंट लेडी एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी, उसके अंदर ये होता है 20 ग्राम पर डे। यदि प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो ये 10 ग्राम पर डे हो जाएगा। मैं प्लस लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इस 20 के अंदर हमें ये 10 ऐड करने हैं, नॉट ओनली 10 ग्राम। ये टोटल करें तो ये 30 ग्राम हो जाएगा, और लैक्टेशन में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, डेट इज 25 ग्राम। समझ में आ रही मेरी बात? इसके बाद में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज द आयरन। जो आयरन होता है, कैल्शियम होता है और फोलिक एसिड होता है, इनका तो हम जो प्रेग्नेंट लेडी को सप्लीमेंटेशन देते हैं, इसकी सप्लीमेंटेशन थेरेपी भी हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। यानी कोई कंडीशन डेवलप हो उससे पहले उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है डेट इज द प्रोफाइलैक्सिस, और उसके लिए ही हम आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाते हैं। इनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे अबाउट दी आयरन। और आपको पता है कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है। और यदि आयरन का जो लेवल है यदि 11 से कम हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है यदि 11 से कम हो जाता है तो उसके बाद में हम उसे एनीमिया के अंदर कंसीडर करते हैं। इस एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आयरन दिया जाता है। तो जो आयरन है इसके बारे में पहले बात करेंगे कि एक नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एक यदि लेडी जो कि नॉन प्रेग्नेंट है उसके अंदर 18 mg पर डे, एक दिन में 18 mg पर डे उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। जो एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो आयरन की डेली रिक्वायरमेंट है वो होती है 18 mg पर डे। लेकिन जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है ये इसमें हो जाती है 35 से 60 mg पर डे, यानी इसमें हमें प्लस 42, 43 या 42 ऐड कर देना होता है। ये था नॉन प्रेग्नेंट की रिक्वायरमेंट, ये है प्रेगनेंसी के दौरान रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा यदि लैक्टेशन के बारे में बात करें तो आयरन की रिक्वायरमेंट टू लैक्टेटिंग वुमेन होती है 21 to 35 mg पर डे। ये मैंने आपको नॉर्मल आयरन की रिक्वायरमेंट बताई है, नॉन प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द लैक्टेशन। अब इसमें बेटा हमें आयरन के बारे में कुछ नॉर्मल बातें करेंगे। आपको पता है कि आयरन जो होता है ये जो एनीमिया होता है इसके प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ी हेल्प करता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया आयरन को सप्लीमेंटेशन के रूप में भी देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हम जब आयरन को दे रहे हैं टू ए प्रेग्नेंट लेडी तो इसको स्टार्ट कब से करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन बनता है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट आयरन, वो भी कौन सा, ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन। तो इसका आंसर होगा डेट इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी स्पेसिफिक पूछे तो 16th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, 16th वीक 16वें सप्ताह से आयरन सप्लीमेंटेशन जो कि मैंने बोला है ओरली देते हैं वो स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम आयरन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आपको यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओनली हम फोलिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो आयरन होता है
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा देता है नोजिया एंड वोमिटिंग। और मैं वापस से आपको रिपीट करूंगा कि जब मैं आपको साइन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगा या चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो लेडी है उसके अंदर ऑलरेडी मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम भी कुछ कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। इन सबको यदि पहले से ये चीज़ें हो रही है और यदि हम आयरन और दे देंगे तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग करवाता है। इसलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 16th वीक, 16वें सप्ताह से हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब ये आता है कि जो आयरन है हम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे दे रहे हैं, मैंने आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी बता दी। अब आता है कि जो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन है ये तुम देते ही हैं, इसके अलावा एक होता है आईवी और आईएम आयरन सप्लीमेंटेशन। जो आईवी और आईएम है ये हमें तब देना पड़ता है कि जब इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तब हम देते हैं। यदि आपने सुना होगा तो आयरन सुक्रोज एंड आयरन डेक्स्ट्रॉन, ये आईवी एंड आईएम हम एडमिनिस्टर करते हैं टू ए लेडी जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है फ्रॉम दी ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन, या सीवियर एनीमिक जो पेशेंट होती है उसके अंदर हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। आयरन की एब्जॉर्प्शन साहब आपको पता है ड्यूडेनम के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और आयरन की जो मैंने टाइम पीरियड बताया कि स्टार्ट कब से करते हैं, डेट इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब इसमें आता है कि सर हम कितनी आयरन टेबलेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो बेटा आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट होती है इसकी प्रोफाइलेक्टिक डोज होती है वो 100 टेबलेट्स थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये कुछ जगह हमें देखने को मिलती है, मोस्टली सभी जगह होगी 180 टेबलेट, 180 टेबलेट हमें प्रोवाइड करवानी होती है आयरन की। आयरन फोलिक एसिड टेबलेट आईएफए टेबलेट हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हो गया अबाउट दी आयरन। अब जो आयरन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं टेबलेट, इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, स्पेशल कंसिडरेबल पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि आयरन को हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है इसके जो ऑब्जॉर्प्शन के लिए होता है वो फेवरेबल होता है। तो हम आयरन की टेबलेट के साथ में, अब एसिडिक एनवायरनमेंट का कहने का मेरा मतलब था कि जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फ्रूट है, लाइक ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, हम उस लेडीज को एडवाइस करेंगे कि आपको इस टेबलेट को लेना है विद द ऑरेंज जूस, सिट्रस जूस, एस्कॉर्बिक एसिड, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। वापस से सुनना मेरी बात को, जो आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट होती है हम उस प्रेग्नेंट लेडीज को एडवाइस करते हैं कि आपको ये जो टेबलेट है वो लेनी है विद द ऑरेंज जूस या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इनके साथ में आपको इसे लेना है। और इस टेबलेट को लेने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कोई भी कैल्शियम या डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट यूज में नहीं लेना है। और आपको ये टेबलेट लेनी है जस्ट बिफोर द मील, खाना खाने से तुरंत पहले। अब वो आपको बोलेंगे साहब खाना खाने से तुरंत पहले यदि नहीं ले पाती हूँ तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि विद मील, खाने के साथ में भी आप इसे ले सकते हो। यदि खाने के बाद में नहीं होता तो जस्ट आफ्टर मील, तुरंत खाना खाने के साथ में ही आपको इसे लेना होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे अबाउट दी आईएफए टेबलेट। अब इसके बाद में आता है कि जो आयरन है इसकी जो टेबलेट्स होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो जो आयरन की टेबलेट्स होती है बेटा, इसके अंदर 60 mg तो एलिमेंटल आयरन होता है, प्लस 0.5 ml यानी 500 माइक्रोग्राम इसके अंदर होता है फोलिक एसिड। वापस से सुनना, यह है कंपोजिशन ऑफ द आईएफए टेबलेट, जिसमें 60 mg तो एलिमेंटल आयरन होता है, 0.5 ml जो है या हम बोल सकते हैं 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है इस टेबलेट के अंदर, जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं टू ए लेडी डेट इज अ प्रेग्नेंट। आयरन के ऊपर मैंने स्पेसिफिक जोर इसलिए दिया है क्योंकि जो एनीमिया होता है ये मोस्ट कॉमन मोर्बिडिटी होती है अमंग द प्रेग्नेंट लेडी इन द इंडिया। इंडिया के अंदर एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम आयरन फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने इसकी टेबलेट बता दी, नंबर ऑफ टेबलेट 180 देते हैं। इसको कैसे दिया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है,
और कब से इसे स्टार्ट किया जाता है और कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो सबके बारे में बताया है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है ये भी हम एक प्रेग्नेंट लेडीज को बताते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पहले मैं वही टॉपिक से बात करूंगा कि एक नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एक नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है 500 mg। 500 mg होती है। जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है ये हो जाता है 500 mg, लेकिन प्लस में, यानी टोटल हो गई ये 1000 mg। ड्यूरिंग द लैक्टेशन ये हो जाता है प्लस 1000 mg, यानी टोटल हो गई 1500 mg। जो कैल्शियम है इसका भी आयरन की तरह आता है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द कैल्शियम टेबलेट्स। जो कैल्शियम की टेबलेट आती है, और जनरली जो भी टेबलेट आती है कैल्शियम की, उनके साथ में हम ऐड कर देते हैं विटामिन D3। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कैल्शियम टेबलेट्स ये होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में ही कैल्शियम की टेबलेट स्टार्ट की जाती है। लेकिन बेटा इसमें ध्यान देना, जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसमें जो 20th वीक होता है प्रेगनेंसी का, तब से हमें स्टार्ट करनी चाहिए कैल्शियम की टेबलेट। जो कैल्शियम की टेबलेट है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 500 mg पर डे, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर 1000 mg, और जो लैक्टेटिंग है उसके अंदर 1500 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ में मैंने बताया कि जो कैल्शियम की टेबलेट हम दे रहे हैं उसे स्टार्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम बात करें तो 20th वीक, 20वां सप्ताह, उससे हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जो कैल्शियम की टेबलेट है इसके लिए कुछ बातें कि जो कैल्शियम की टैबलेट्स हैं इन्हें कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक द कैल्शियम टैबलेट्स एम्प्टी स्टमक बिकॉज इट में कॉज द गैस्ट्राइटिस। ये गैस्ट्राइटिस करवा सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करवा सकती है, इसलिए इसे हमेशा लेना चाहिए आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद में। और यदि और भी तरीके से बात करें तो अराउंड 30 मिनट आफ्टर द मील, खाना खाने के आधे घंटे बाद में हम एडवाइज करते हैं कि आपको ये कैल्शियम की टेबलेट लेनी है। कैल्शियम की मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी, इसका बेस्ट टाइम बता दिया कब से स्टार्ट करना है, और इसके जो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन होगा डेयरी प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं, और इसे आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना चाहिए, हम उसे एडवाइज करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फोलिक एसिड। मैंने आयरन के साथ में आपको बताया, लेकिन फोलिक एसिड आपको पता है जो एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। जब हम जाते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक है जिसके बारे में सेपरेट से बात करेंगे। तो जो न्यूरल ट्यूब बनती है इसके सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B9 एक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए फोलिक एसिड हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं। और यदि किसी ने फैमिली प्लानिंग की है तो हम उसे एडवाइज कर देते हैं कि आपको ये जो फोलिक एसिड है ये स्टार्ट कर देना चाहिए 6 वीक बिफोर दी प्रेगनेंसी। यदि कोई कपल है जो प्लानिंग के साथ में प्रेगनेंसी कंसीव होना चाहता है तो उसमें पहले ही एडवाइस कर देते हैं कि आपको जो फोलिक एसिड है इसे 6 वीक से प्रेगनेंसी कंसीव करने के 6 सप्ताह पहले ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये उससे जो लेडी उसे हम देते हैं, क्योंकि हम जो भी बेबी है उसके अंदर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फोलिक एसिड टेबलेट्स। और इसके बारे में मैंने आपको आयरन के साथ में बता दिया था। तो जो भी फोलिक एसिड है उसे हमें देना है 6 वीक बिफोर प्रेगनेंसी, यदि कोई कपल प्लानिंग के साथ चल रहा है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थी कुछ स्पेसिफिक डाइट जो कि एक प्रेग्नेंट लेडीज को हम एडवाइज करते हैं ड्यूरिंग द एंटीनेटल विजिट। जब हमारे पास आती है तब उसे डाइट करते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, और जो आयरन है, कैल्शियम और फोलिक एसिड इनके तो हम सप्लीमेंटेशन भी देते हैं फॉर दी प्रोफाइलेक्सिस। उस
किसी भी बीमारी के पैदा होने से पहले उसके बचाव के लिए हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए उसे एडवाइज करते हैं इनके सप्लीमेंटेशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द एडवाइजेज जो कि हम एक प्रेग्नेंट लेडीज को देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।